चलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे रस समीकरण मितीय गणनाएं। रस समीकरण मितीय गणनाओं से तात्पर्य क्या है, पहले ये हम समझ लें। तो किसी भी रासायनिक समीकरण जो कैसे रूप में है, संतुलित है। संतुलित मतलब दोनों ओर क्रियाकारक और उत्पाद में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो उस समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। इस संतुलित समीकरण से परिमाणात्मक रूप से, परिमाणात्मक मतलब कितना वॉल्यूम, कितना आयतन, परिमाणात्मक रूप से हम कई चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें क्रियाकारक आपस में क्रिया करके किस में बदलते हैं? उत्पाद में। तो यदि हमारे पास क्रियाकारक की मात्रा अर्थात द्रव्यमान दिया गया है तो हम उत्पाद का द्रव्यमान बता सकते हैं। या उत्पाद का द्रव्यमान हमें पता है कि इतना उत्पाद हमें चाहिए, तो कितना क्रियाकारक हम ले लें ये गणना कर सकते हैं। तो द्रव्यमान की गणना हम इससे कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें क्रियाकारक आयतन में दिया गया हो और उत्पाद का आयतन पूछा जाए कि कितना बनेगा, या उत्पाद का आयतन बताया गया हो और क्रियाकारक का आयतन पूछा जाए कि कितना होगा, तो ये भी हम बता सकते हैं केवल रासायनिक समीकरण के कैसे रूप को देखकर? संतुलित रूप को देखकर। तीसरी चीज़ जो हम उसमें बता सकते हैं वो ये कि हमें क्रियाकारक का तो द्रव्यमान दिया गया था या क्रियाकारक का तो आयतन दिया गया था, और यहाँ पर जब द्रव्यमान दिया गया था तो आयतन पूछ लिया गया, या आयतन दिया गया था तो द्रव्यमान पूछ लिया गया। ये सारी गणनाएं केवल हम एक रासायनिक समीकरण के संतुलित रूप को देखकर बता सकते हैं। अब इसको करने के लिए किसी रासायनिक समीकरण के संतुलित रूप को देखकर हम कैसे बता दें? मान लीजिए मैंने आपको कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करती हैं तो CO2 बनाती हैं। अब मेरे पास कार्बन की मात्रा 24 ग्राम है, तो कितना CO2 मुझे मिलेगा? या 24 ग्राम कार्बन के लिए कितना O2 मुझे चाहिए होगा? या मुझे 88 ग्राम CO2 चाहिए तो कितना कार्बन ले लूँ? या 22.4 लीटर CO2 बनाना है तो कार्बन का कितना द्रव्यमान ले लूँ? ये सब समीकरण को देखकर हम बता सकते हैं। तो अब यही चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि इनकी गणना हम कैसे करेंगे। तो ये बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए ये हम कैसे करते हैं। इनको करने से पहले सबसे पहले आप ये याद करिए कि आपको निम्नलिखित पदार्थों के परमाणु भार याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का 1 मैं मुख्य बता रही हूँ, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, सल्फर से पहले सोडियम ले लीजिए, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, Ag का 108, कॉपर का 63.5, आयरन का 56। लगभग इतने के तो आप परमाणु भार याद कर ही लीजिए। बिल्कुल अभी वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इनको याद कीजिए, फिर आगे का वीडियो देखिए या इनको अपनी कॉपी में नोट करिए और बार बार इन्हें पढ़िए ताकि आपको ये याद हो जाए कि कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27। इस तरह से बिल्कुल आपको ये याद होने चाहिए। इतना याद करने के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे छोटे न्यूमेरिक से मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे मैंने बोला, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका ये समीकरण संतुलित है या नहीं। समीकरण का संतुलन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सिखाया हुआ है, ABCD मेथड, उसमें सबसे ईजी मेथड पड़ती है, या आप टेबल मेथड का यूज़ करके भी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं तो हमारा एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, हमारा समीकरण संतुलित है। अब इस संतुलित समीकरण में सबसे पहले आप भार लिख लीजिए कितना है। एक कार्बन है तो एक कार्बन का भार होता है 12। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2, एक का भार होता है 16, इसलिए 2 का कितना हो जाएगा? 32। कार्बन के एक परमाणु का भार 12, ऑक्सीजन के एक का 16, तो 2 का हो गया 32। मतलब इस CO2 का भार कितना है? 44 ग्राम। ये ग्राम में है। और किसी भी गैस के, देखिए CO2 का जिसके आगे कोई संख्या नहीं है मतलब उसका 1 मोल कार्बन का भार 12 ग्राम है, 1 मोल ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम है, 1 मोल CO2 का भार कितना है? 44 ग्राम। चूंकि 1 मोल है इसलिए आयतन में हम बोलें तो ये आयतन में कितना होगा?
22.4 लीटर आयतन होगा। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा, सबसे पहले आपको जैसे ही प्रश्न मिलता है आप एक समीकरण बनाइए, उसे संतुलित कीजिए। उसके पश्चात उसमें जितने क्रियाकारक और क्रियाफल हैं, क्रियाकारक और उत्पाद हैं, उनका आप भार निकाल लीजिए कि कितना कितना है। अब मान लीजिए मैंने इसमें आपको कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 बनाते हैं। यदि मेरे पास कार्बन की मात्रा 36 ग्राम है तो उससे कितना CO2 बन जाएगा? क्लियर है? यदि कार्बन की मात्रा कितने ग्राम है, 36 ग्राम है, तो कितना CO2 बन जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 12 ग्राम कार्बन से कितना बन रहा है, 44 ग्राम। हम लिखेंगे 12 ग्राम कार्बन से प्राप्त CO2 कितना, 44 ग्राम। ग्राम में पूछा जा रहा है इसलिए हम ग्राम वाला लेंगे। आयतन पूछते तो हम 22.4 लीटर लेते। 12 ग्राम से प्राप्त CO2 कितना है, 44 ग्राम। प्रश्न में दिया जा रहा है 36 ग्राम कार्बन से प्राप्त CO2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 12 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 44 × 36/12। 12 तिया 36, इसका गुणा करेंगे आप तो आपको कितना मिलेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, मतलब हमें कितनी CO2 मिल जाएगी, हमें प्राप्त CO2 की मात्रा हो जाएगी 132 ग्राम। क्लियर है? वैसे भी देखिए 12 को 36 में करने के लिए आपने कितने का गुणा किया, 3 का, तो 44 में भी कितने का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 का, और ये हमें मिल जाएगा 132 ग्राम। क्लियर है? इस तरह से हम न्यूमेरिक्स को हल कर लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये ना देकर प्रश्न दिया जाता कि 88 ग्राम ऑफ CO2 बनाने के लिए, 88 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। क्या पूछा जाता, 88 ग्राम कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके CO2 बनाते हैं। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप अपना ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते, सबके भार निकालते। आपको क्या पता है, 44 ग्राम। देखिए जो बताया गया है उससे आप शुरू करेंगे। 88 बताया जा रहा है तो 88 के ऊपर हमें क्या पता है, 44 ग्राम के लिए कितना O2 लगता है, 32। तो हमें यहाँ से अपने समीकरण से पता चल रहा है 44 ग्राम CO2 के लिए, 44 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक O2 कितनी है, 32 ग्राम। तो 88 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक O2 कितनी हो जाएगी, इन दोनों का गुणा और ये 44 नीचे जाएगा, तो 32 × 88/44, तो ये आ जाता 64 ग्राम। क्लियर है? तो इस तरह हमें चाहे उत्पाद बताकर क्रियाकारक पूछा जाए या क्रियाकारक बताकर उत्पाद पूछा जाए, दोनों हमसे निकालते बनने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यदि आयतन से देते कि 22.4 लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन के कितने आयतन की आवश्यकता है, तो 22.4 लीटर मतलब CO2 का 1 मोल। तो CO2 का 1 मोल के लिए ऑक्सीजन के भी कितने मोल लग रहे हैं, 1 मोल। तो यहाँ हमें कुछ करने की आवश्यकता थी ही नहीं। 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। तो 1 मोल CO2 के लिए 22.4 लीटर O2 की आवश्यकता है। कार्बन को हम लीटर में नहीं तौल सकते क्योंकि ये गैसीय अवयव नहीं है, इसका द्रव्यमान लिया जाएगा। क्लियर है ये? तो जिसका भी गैसीय अवयव हैं तो उनका कोई किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन STP और पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ये आपको याद रखना है। यदि मैंने सिर्फ N2 लिखा है और पूछा है कि इसका आयतन कितना है, तो 1 मोल N2 दिख रही है, मतलब ये कितने लीटर आयतन घेरेगी, 22.4 लीटर। यदि मैंने O2 लिखा है, 1 मोल, इसके आगे मोल नहीं लगाया है कुछ भी, तो 22.4 लीटर। यदि मैं बोलती 2O2 का आयतन बताओ, तो ऑक्सीजन के कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। तो 22.4 में आप 2 का गुणा करते, 44.8 लीटर आपका क्या हो जाता, आयतन हो जाता। तो 1 मोल, चाहे जैसे 1 दर्जन आप कुछ भी ले लें,
छोटा बड़ा हम नहीं देखते। 1 दर्जन रबर लिए तो रबर छोटे छोटे हैं लेकिन 12 ही मिलेंगे। 1 दर्जन आपने खरबूजे लिए तो खरबूजे बड़े हैं, फिर भी वो आपको कितने मिलेंगे? 12 ही मिलेंगे। उसी तरह हम यहाँ पर ये नहीं देखते कि गैस कौन सी है। गैस कोई भी हो, यदि हम उसके 1 मोल की बात कर रहे हैं तो वो कितना आयतन घेरेगी? 22.4 लीटर आयतन घेरेगी। अब इसके 1-2 न्यूमेरिक और देख लीजिए। तो देखिए हमें प्रश्न दिया गया है 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर कितने ग्राम कॉपर प्राप्त होगा। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी हम इसे सॉल्व करने जाएंगे हमें सबसे पहले एक रासायनिक समीकरण बनाना है। तो कॉपर कार्बोनेट का सूत्र होता है CuCO3। जब ये क्रिया करेगा तो ये क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 बना रहा है। गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड जो मिल रहा है उसके अलावा जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी? CO2 होगी। ये हमने समीकरण बना लिया। इस समीकरण को बनाने के बाद हमें चेक करना है कि ये संतुलित है या नहीं। तो 1 कॉपर यहाँ, 1 यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 यहाँ, 3 O यहाँ, 3 O यहाँ। मतलब क्रियाकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कैसी है? 1 बराबर है। तो हमारा समीकरण कैसा है? संतुलित है। अब इस संतुलित समीकरण में मैंने आपको क्या बताया? अगला पद बताया कि सबका मोलर मास या अणु द्रव्यमान निकाल दीजिए। कॉपर का परमाणु भार कितना है? 63.5। कार्बन का परमाणु भार 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना हो जाएगा? 48। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 48 और 12 60, 60 और 63 जुड़ा तो 123.5। ये क्या आ गया? किसका भार? कॉपर कार्बोनेट का। अब हम इसका भार निकालते हैं तो 63.5 कॉपर है। ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है तो 1 के लिए हम कितना जोड़ेंगे? 16। इसमें 16 जुड़ा तो ये भार कितना आ गया? ये भार आ गया 79.5 ग्राम। CO2 का भार, CO2 हालांकि प्रश्न में पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी निकाल लीजिए, इस पर आपको सभी कुछ समझ में आना चाहिए। तो यह है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का 32, तो CO2 बनी 44 ग्राम। और यदि इसको वॉल्यूम में बोला जाएगा तो ये खैर मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी 22.4 लीटर इसका क्या होगा? आयतन। तो देखिए अब इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि 123 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर, ये निशान गर्म का होता है, गर्म करने पर 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड और 44 ग्राम क्या बनता है? CO2 बनता है। इन दोनों के भारों को यदि आप जोड़ेंगे तो ये भार किसके बराबर आएंगे? 123.5 के। ये हमें समीकरण देखकर समझ में आ रहा है। अब हमें क्या कहा गया है? कॉपर कार्बोनेट 123 कहा गया है? नहीं, हमें कहा जा रहा है 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं। तो यदि हमें 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना CuO मिल रहा है? प्राप्त CuO की मात्रा कितनी है? 79.5 ग्राम है। क्लियर है? तो 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त CuO कितना होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये नीचे जाएगा तो 79.5 इंटू 12.35 अपॉन 123.5। अब इन्हें आप डिवाइड करेंगे तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 और आगे बढ़ेगा और ये आ जाएगा 7.95 ग्राम कॉपर। क्लियर है? 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर Cu कितना मिल रहा है? 79.5 ग्राम मिल रहा है। 112.35 ग्राम को गर्म करने पर कितना मिलेगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये नीचे जाएगा 12.35 से 123.5 10 टाइम्स है। हमने इसे काटा तो 10, इसको 10 से काटेंगे तो 0.1 आगे बढ़ जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7.95 ग्राम। तो इस तरह इन न्यूमेरिक्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिक है आपका 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर CO2 कितने लीटर प्राप्त होगी। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। जलाना मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ को हम जब गर्म करते हैं तो उस क्रिया को जलाना कहते हैं। दहन, जब भी कोई पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें जो जो अवयव हैं वो अपने अपने ऑक्साइडों में बदलते हैं। तो मीथेन को जब जलाएंगे तो कार्बन बदलेगा CO2 में और हाइड्रोजन बदलेगा H2O में। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है
इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसलिए हमने यहाँ 2 लगाया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 2 एटम यहाँ 2 एटम यहाँ, टोटल 4 एटम। 4 एटम चाहिए तो ऑक्सीजन कितने मोल चाहिए होगी 2 मोल। अब यहाँ सबसे पहले सबका भार निकाल लेते हैं। मीथेन का भार, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का 4 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 मिले तो 32, 32 दूनी 64। ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 × 32 बराबर 64। CO2 12 + 32 बराबर 44। एक H2O का वेट 16 + 2 बराबर 18 होता है। H2O के कितने मोल हैं 2 मोल, तो ये हो गया 18 दूनी 36, मतलब 16 ग्राम मीथेन। यहाँ यदि इस इक्वेशन को हम समझें तो 16 ग्राम मीथेन को जलने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। जब ये दोनों मिलकर जलेंगे, 16 ग्राम मीथेन जब 64 ग्राम ऑक्सीजन से जलेगी तो कितने ग्राम CO2 बनेगी 44 ग्राम। कितने ग्राम पानी बनेगा 36 ग्राम। अब हमारे पास वो ग्राम में ना पूछकर क्या बोल रहे हैं कितने लीटर। मैंने आपको बताया किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। यहाँ पर CO2 के कितने मोल बन रहे हैं, 1 C है तो 1 CO2 बनेगा, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे H2O, जितने कार्बन होते हैं उतने CO2, जितने हाइड्रोजन है उसके आधे H2O बनते हैं हमेशा। तो आपका 1 कार्बन था तो 1 ही मोल CO2 बना, इसलिए कितने लीटर CO2 मिलेगी 22.4 लीटर ऑफ CO2 वी गेट, क्योंकि ये CO2 का कितना मोल बन रहा है 1 मोल। इस तरह से इन संख्यात्मक प्रश्नों को हम हल करते हैं। आई होप कि आपको ये रस समीकरण मितीय गणनाएं समझ में आई होंगी। इनके 1-2 प्रश्न आपको मैं दे रही हूँ जिन्हें आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। तो बच्चों ये 2 गणित हैं आपके लिए, ये न्यूमेरिक आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर निकाल कर आपको भेजने हैं। पहला है 300 ग्राम चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करने पर कितने ग्राम CaO और कितने लीटर CO2 प्राप्त होगी। मात्रा कितनी दी गई है 300 ग्राम, और आपका ये समीकरण मैंने आपको दे दिया है। दूसरा प्रश्न है 3NO2 + H2O gives HNO3 + NO। इस क्रिया में आपको बताना है कि हमें यदि 7 मोल HNO3 बनाना है तो कितने मोल NO2 ले लिए जाएं। दूसरा बताना है यदि हमें 189 ग्राम HNO3 प्राप्त करना है तो NO2 की ग्राम में कितनी मात्रा ली जाए। तो इन प्रश्नों को हल कीजिए और इनको अपने कमेंट बॉक्स पर मुझे इनके आंसर भेजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।